जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करके बताऊंगा, तो आप सभी को ध्यान से देखना है और एंड तक आपको इसे समझना है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। ओके, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो मैं बीच बीच में टिप्स भी देते रहूंगा, तो एंड तक बने रहिए, आपको जरूर फायदा होगा। तो थियरी का क्वेश्चन पेपर जो है वो 35 मार्क्स का है। थर्टी फाइव मार्क्स का ये पेपर है और 2 आवर्स इसको दे जाएंगे। स्टैटिस्टिकल आप टेबल यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन 1 में आपको 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चंस 4 दिए गए हैं, इसमें एमसीक्यू टाइप आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो क्वेश्चन को विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका आंसर करते हैं। Choose the most appropriate alternative for each of the following. If classes 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10, then the class width is, तो इसका क्लास विड्थ क्या होगा? तो क्लास विड्थ का डेफिनेशन क्या होता है? क्लास विड्थ यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्लास विड्थ का विड्थ कितना है? अभी ये सारे क्लास इंटरवल्स में विड्थ कितना है? क्लास विड्थ 2 का है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी 2। इसके बाद नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स आर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स क्या होता है? दीज आर द 3 पॉइंट्स Q1, Q2, Q3 जो डिवाइड्स जो डिस्ट्रीब्यूशन को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स ही काफी है, 3 पॉइंट्स ही रखते हैं। सो दीज आर द नंबर्स 3, तो करेक्ट ऑप्शन है डी 3। नंबर ऑफ क्वार्टाइल्स कितने हैं? 3। मोड कैन बी ऑब्टेन ग्राफिकली बाय यूजिंग, तो मोड के लिए हम हमेशा हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं? हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, साइड बाय साइड में आपको टिप्स इंपॉर्टेंट आंसर भी देते जाऊंगा। तो अब हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, मोड कैसे डिटरमिन करते हैं, तो हम इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं, ओके। और इसमें से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा, इस वैल्यू को हम मोड कहते हैं, एक्स एक्सिस पे। दिस इज मोड, so this is the way। तो बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन मैं आपको हर चीज डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, बट डेफिनेटली यू विल गेट इट। अब वाला क्वेश्चन, इफ Q3 minus Q2 is greater than Q2 minus Q1 then the distribution is, तो इसका आंसर खुद ही देंगे यहाँ पे। ये स्क्यूनेस का क्वेश्चन है, यह है पॉजिटिवली स्क्यूड और ये है नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो जब हम नेगेटिवली स्क्यूड देखते हैं, तो आप देखोगे ये पॉइंट जो मैंने निकाला है वो Q1, Q2, Q3 है। तो Q3 माइनस Q2, तो ये डिफरेंस जो है इस डिफरेंस से ज्यादा है ना। सो व्हाट इज दिस डिफरेंस? Q3 माइनस Q2, ये वाला डिफरेंस क्या है? Q2 माइनस Q1। तो ये कब होता है? जब ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो Q3 माइनस Q2 का जो डिफरेंस है ये Q2 माइनस Q1 से कब बड़ा होता है? जब ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी है, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप वो आपको समझ में आया है, तो आप कमेंट करके बताइए। कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं हम। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, घबराना नहीं है और अधूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार 2 बार, बट लुकिंग एट द टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर एक को 2 मार्क्स है। आपको सवाल ऑप्शन है 7 में 8 में से आपको 5 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। तो मैं सारे ऑप्शन को आपको हिंट दूंगा।
और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। डिफाइन द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? दिस आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मतलब होता है इसका? जो ऑल क्वालिटीज आर एट्रीब्यूट्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हैं, न्यूमेरिकली हम मेजर नहीं कर सकते, जिनको हम नंबर्स में नहीं रख सकते। जैसे कि ऑनेस्ट है, आपका फ्रेंड अगर ऑनेस्ट है तो आप ये नहीं बता सकते, आप या तो ये कहोगे कि 100% ऑनेस्ट है या फिर नॉट। आप ऐसे नहीं कहते हो कि 80% ऑनेस्ट है, 20% डिसऑनेस्ट है ना? तो ऑनेस्टी जो है वो नंबर में मेजर नहीं कर सकते, इट्स अ क्वालिटी। सो नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, वैसे इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है। वेरिएबल, द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वेरी इट्स वैल्यू, वेरी वेरिंग इन वैल्यूज। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू चेंज होते रहती है उसे हम वेरिएबल, है ना? द वेरिएबल द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वेरीज इट्स वैल्यू। जैसे कि आप हाइट ले लो, स्टूडेंट टू स्टूडेंट अलग होंगे, मार्क्स अलग होंगे, वेट अलग होगा, आई कलर, हेयर कलर, ये सब अलग होंगे। ठीक है। तो वेरिएबल, वेरिएबल का ही एक टाइप है एट्रीब्यूट। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? द कैरेक्टरिस्टिक व्हिच वेरीज इट्स वैल्यूज। ठीक है। कंस्ट्रक्ट स्टेम एंड लीफ प्लॉट। तो अगर एक क्वेश्चन आया है तो इसके साथ में इसकी थ्योरी भी बता देता हूँ। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट में क्या होता है? दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेम और एक होता है लीफ। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे नंबर जो है डिजिट, 2 डिजिट नंबर्स है, और यहाँ पे मिनिमम जो है वो वैल्यू है 12, मैक्सिमम है 45। तो इसमें स्टेम क्या कंसिडर करोगे आप? 1 2 3 4। तो स्टेम क्या होता है? लीडिंग डिजिट। ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनका लीडिंग डिजिट, यानी कि फर्स्ट डिजिट, हाईएस्ट जो डिजिट है टेंस प्लेस पे, वो हो गया लीफ, स्टेम। लीफ क्या हो गया? उसके बाद जो आने वाला है ट्रेलिंग डिजिट्स आर कॉल्ड एज द लीफ। तो जैसे कि अभी पहला ऑब्जर्वेशन 1 5, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 15 को कैसे लिखोगे? दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक स्टेम, और हर एक ऑब्जर्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, स्टेम एंड लीफ। तो 15 में से 1 स्टेम में आएगा, 5 लीफ में आएगा। इसके बाद 22 जो है, 22 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 2 हाईएस्ट प्लेस पे, जो 10th प्लेस पे यहाँ पे आएगा, और 2 यहाँ पे, तो 22 हो जाएगा। ये भी होगा 12। और दो लीफ में ज्यादा लीव्स आएंगे तो उसमें अंतर जो है आपको सेम रखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है, एक के नीचे एक और बराबर अंतर रख के लिखना है। तो ये 12 हो गया। उसके बाद 34, 3 स्टेम है, 4 लीफ है। वैसे ही 28 यहाँ पे आएगा, एक के नीचे आप देख सकते हो। उसके बाद 45 कहाँ पे आएगा? 45 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे आएगा। और इसके बाद 31 यहाँ पे आएगा। इसके बाद 22 अगेन रिपीट हो सकते हैं नंबर्स। उसके बाद 26 अगेन, और 21 अगेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया स्टेम एंड लीफ। ओके। तो इस तरह से इसका आंसर है। तो स्टेम एंड लीफ के थ्योरी भी बताया मैंने, और उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके बताया। तो स्टेम क्या होता है? लीडिंग डिजिट ऑफ अ ऑब्जर्वेशन। एंड लीफ क्या होता है? ऑल ट्रेलिंग डिजिट्स, यानी कि उसके बाद आने वाले सारे डिजिट्स। अब इसके बाद लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम आई विल इरेज ऑल दिस थिंग्स। ओके। अगर आपको फिर से, अगर एक बार फिर से देखना है ये, तो आप प्लेबैक कीजिए, पीछे आइए, और फिर से इसको एक बार देख सकते हैं। अगर ये स्लो लग रहा है तो आप इसे इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 टाइम्स कर सकते हो, 1.5 टाइम्स कर सकते हो। अगर ये स्लो हो रहा है एक्सप्रेशन, तो आप इसमें, या फिर फास्ट हो रहा है तो आप इसे कम कर सकते हो, धीमा कर सकते हो। तो सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है। डिफाइन द लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कहाँ पे यूज होता है? Less than type cumulative frequency, it is the type of cumulative frequency which considers the value less or equals to a particular value। ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इसके साथ में आपको बताना चाहूंगा।
एक एग्जांपल लेता हूँ, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कैलकुलेट, जैसे एक क्लास है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसी 5 है, 12 है, ओके, 20 है एंड 8 है, ये फ्रीक्वेंसी। तो अभी एलसीएफ भी कहते हैं इसे, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हो, 5, तो आपको इसका एक्सप्रेशन लिखना है, 5 plus 12, तो ये आ जाएगा 70। अब नेक्स्ट टाइम 17 plus 20, ये आ जाएगा 37, और लास्ट टाइम 37 plus 8 यानी कि ये हो जाएगा 45। तो define less than, so less than type cumulative frequency can be defined as the successive addition of frequencies from the lowest class interval to highest class interval, ओके। और एडिशनल अगर लिखना है तो इसमें आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर से मिलेगा, 5, 17, 37, 45। तीसरा पॉइंट लिखना है तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपको आखिरी के क्लास में आपको मिलेगा, अगर आप टोटल करते हो तो 45। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब भी आप एलसीएफ कंसीडर करते हो तो आप अपर लिमिट्स कैलकुलेट करते हो। आप अपर लिमिट्स की तरफ ध्यान रखते हो, आप कैलकुलेशन में अपर लिमिट्स ही कंसीडर करते हो। कहने का मतलब लेस देन 20, सॉरी लेस देन 10 5 स्टूडेंट, लेस देन 20, आप लेस देन 0 नहीं कहते हो, आप लेस देन 10 कहते हो। तो अपर लिमिट्स लेस देन, अपर लिमिट यानी आप लेते हो और कैलकुलेशन करते हो, लेस देन 20 17, लेस देन 30 37, लेस देन 40 45 स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप अपर लिमिट कंसीडर करते हो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और ये सक्सेसिव एडिशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंबाइंड मीन के ऊपर है। क्वेश्चन रीड करना, हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना चाहिए। mean monthly salary of 100 male employees is 20,000 and mean monthly salary of 50 female employees is 22,000. Find the mean monthly salary of all employees taken together. बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको एक फार्मूला देता हूँ, वो फार्मूला हमेशा याद रखना। कंबाइंड मीन, इसके ऊपर एक एग्जांपल रहता ही है। कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ये फार्मूला है दो ग्रुप्स के लिए। अगर 3 ग्रुप है तो आप इसमें एक और टर्म ऐड कर सकते हो, n3 x3 बार, और नीचे n3 को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। n1 कितना दिया है, कितने मेल एम्प्लॉइज है, 20। आपको एक टेबल बनाना है। अगर आप टेबल बनाते हो तो आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा क्या करना है ना। तो यहाँ पे दो पॉपुलेशन कौन से, एक है मेल है, एक है फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल कितने हैं, 100 मेल्स है। यहाँ पे फीमेल कितने हैं, यहाँ पे फीमेल 50 फीमेल है। और दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये एम्प्लॉइज हो जाए, सारे के सारे एम्प्लॉइज है। तो टोटल कितने बनेंगे, एन, इसमें कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, 50। इसके बाद मीन आपको दिया गया है, तो पहला मीन, इसका मीन मेल्स का मेल एम्प्लॉइज का कितना है, 20,000, और फीमेल एम्प्लॉइज का कितना सैलरी दिया हुआ है, 22,000 दिया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसके अंदर में वैल्यूज रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। तो हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें 100 इंटू x1 बार कितना है, 20,000 प्लस n2 50 इंटू 22,000 अपॉन 100 प्लस 50। तो इसको अगर आप सिंपली सॉल्व करते हो कैलकुलेटर के पर, तो आपको क्या मिलेगा, बताइए, यू कैन कमेंट ऑन, कमेंट टू मी। तो इसका एवरेज जो आएगा वो आएगा 20,600
जस्ट मिनट। कभी कभी कैलकुलेटर में अगर आप ब्रैकेट वगैरह यूज नहीं करते हो तो उसका भी आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट्स का यूज अच्छे से करना है। तो इसका आंसर जो आएगा 20,667 66.67 अप्रोक्सीमेटली, ये इसका कंबाइंड बिन हो गया। ओके, समझ गया आपको? ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आपको कमेंट करना है, वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो एग्जामिन वेदर कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। कंसिस्टेंट है कि नहीं आपको देखना है। ये यूनिट 4 का एट्रीब्यूट्स का थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आप टेबल बनाइए, एक ए अल्फा, यहाँ पे बी बीटा, ठीक है, ऐसा टेबल बनाइए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एन होता है 200, ओके। तो ए का टोटल यानी कि ए यहाँ पे कितना दिया है 150, तो यहाँ पे 150 आएगा एज पर द इंफॉर्मेशन। बी का टोटल कितना है, यहाँ पे बी का टोटल आएगा, आप ध्यान से देखिए 80, ठीक है। अब ए बी यानी कि यहाँ पे इसका टोटल दिया है 25, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो ये दोनों का टोटल 150 है, ठीक है। तो 150 में से 25 अगर माइनस करोगे तो आपको बीटा की टोटल मिलेगी, तो ये आएगा 125, ठीक है। एक अगर मिल गया तो दूसरा भी मिल जाता है आपको। अब ये अगर 25 है ए बी, और बी का टोटल कैसे मिलेगा, इन दोनों का टोटल करने से। तो ये 80 है, तो 80 से 25 निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा बी का टोटल मिल जाएगा। तो अल्फा बी कितना हो गया, 80 माइनस 25 कितना हो गया 55। इसके बाद टोटल फ्रीक्वेंसी 200 है और ये टोटल 150 है, तो अल्फा का टोटल कितना मिलेगा, 200 माइनस 150 15 मिलेगा, ठीक है। तो आखिरी में भी यहाँ पे अगर 80 है तो बीटा का टोटल 200 माइनस 80 कितना हो जाएगा 120, और आखिरी में अल्फा बीटा, अल्फा बीटा 120 माइनस, अच्छा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे पॉजिटिव आने चाहिए, पर यहाँ पे हो क्या रहा है 120 माइनस 125 करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है -5 मिल रहा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इट इज रॉन्ग। तो आप ये कह सकते हो कि दिस डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट क्योंकि सारे पॉजिटिव क्लास आने चाहिए, ओके। कोई भी नेगेटिव टोटल नहीं आनी चाहिए। तो दिस क्लास इज नॉट द गिवन डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, इसका आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल इसका तरीका है, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज ब्लो योर थम्स, और आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो को एंड तक देखिए तो अगर अभी आपको फायदा होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके देखोगे, पार्ट्स में देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद एग्जामिन द सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ रॉ मोमेंट्स। तो बहुत सिंपल है, एक एक मार्क्स है। म्यू टू का क्या फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ रॉ मोमेंट्स, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, ठीक है। ये पहला आंसर हो गया। थर्ड सेंट्रल मोमेंट का क्या है, म्यू थ्री डैश माइनस थ्राइस म्यू टू डैश इनटू म्यू वन डैश प्लस ट्वाइस म्यू वन डैश क्यूब। तो ये दोनों हो गया आंसर इसके, ठीक है। स्टेट द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन मीडियन मोड का रिलेशन, मीन
इज इक्वल्स टू मीन मीडियन मोड, सभी क्या होता है, इक्वल होता है सिमेट्रिकली। और वही पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ग्राफ बना लेते हैं। पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ये मोड होता है, ये क्या होता है, मीडियन, और ये मीन होता है, ये मीन, ये मीडियन बीच वाला, और ये मोड। तो इसमें आप देख सकते हो नंबर लाइन के हिसाब से मीन इज द ग्रेटेस्ट, सो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड। तो मोड वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, मीन हाईएस्ट वैल्यू होगा, तो ये रिलेशन है। व्हाट इज डिस्पर्शन? स्टेट डिफरेंस, डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो अभी हम क्वेश्चन 2 का 8th क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट इज डिस्पर्शन, क्या होता है डिस्पर्शन? तो डिस्पर्शन का मतलब होता है it is the degree to which the observations are scattered from its central value, ठीक है, the degree or the extent to which the observations are scattered from the central value। यानी कि मान लो आपके पास कुछ डेटा है, वो डेटा को अगर आप एक लाइन पे ड्रॉ करते हो, बीच में सेंट्रल वैल्यू निकालते हो, ये सेंट्रल वैल्यू है, तो अगर आप देखते हो, प्लॉट करते हो वैल्यू को, सेंट्रल वैल्यू के आसपास कितना स्प्रेड हुआ है, तो इस स्प्रेड को हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो डिस्पर्शन कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द डिग्री टू विच द ऑब्जर्वेशंस आर स्कैटर्ड फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू से कितना स्कैटर हुआ है, इसे हम इसका डिस्पर्शन कहेंगे। वेरी इजी। डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, तो इसमें ध्यान रखना है कि मेजर्स इनके ब्रॉडली दो कैटेगरी है, एक है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजर्स में क्या क्या आएंगे? रेंज, इसमें क्वार्टाइल डेविएशन, इसके बाद मीन डेविएशन, सिलेबस में नहीं है बट लेट इट बी इन योर नॉलेज, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इन सबके रिलेटिव मेजर है, इन सबके रिलेटिव मेजर है, ठीक है। इसके डिफरेंस में बताऊंगा आपको। रेंज का है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कहते हैं इसे, रिलेटिव मेजर को। इसको क्वार्टाइल डेविएशन का रिलेटिव मेजर को हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। मीन डेविएशन को रिलेटिव मेजर को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एंड लास्टली स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिलेटिव मेजर है, इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और एक बात और मैं आपको बता दूं, among all these measures, among all these measures, standard deviation is the most widely used and most appropriate or best measure of dispersion, ठीक है। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस ये है कि एब्सोल्यूट सिर्फ सेम डेटा अगर रहा, सेम यूनिट अगर रहा तो ही क्या कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि हाइट का हाइट के साथ, वेट का वेट के साथ, ओके। तो सेम डेटा के इसमें ही आप कंपेयर कर सकते हो। यूनिट, इनको यूनिट होता है, अगर यूनिट किलोमीटर्स में है तो फाइनल आंसर भी किलोमीटर्स में रहेगा। अगर हाइट का डेटा है सेंटीमीटर्स में है तो फाइनल आंसर भी, जो भी रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन आप कैलकुलेट करोगे, उसका भी क्या रहेगा, मेजर रहेगा या यूनिट रहेगा सेंटीमीटर्स। रिलेटिव मेजर में क्या होता है, ये तो यूनिट फ्री होता है, इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है, यूनिट फ्री होता है, ओके। इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट फ्री क्वांटिटी होता है। दीज आर यूनिटलेस, और यूनिटलेस होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ओके। और इसमें डेटा कैसा भी हो, सेम हो या फिर डिफरेंट हो, आप दोनों केस में यूज कर सकते हो। तो एप्लीकेशन रिलेटिव मेजर की ज्यादा है, ओके। इसके बाद अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपको फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए, और आपको ये सब मिल जाएगा, ओके। तो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स,
तो जितने भी एब्सोल्यूट मेजर है उनके रिलेटिव मेजर्स यहाँ पे है। इसको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कृपया बैक जाइए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और उसको मिल जाएगा। अटेम्प्ट एनी टू, क्वेश्चन 3 के ऊपर अब आए हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है? तो इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है वो पहले हम बता देता है। अब क्लास इंटरवल जो है वो दो तरीके से आपको दिए जा सकते हैं। तो इंक्लूसिव मेथड कब कहते हैं हम लोग? इंक्लूसिव में क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक 5 to 9, 10 to 14 एंड 15 to 19, ये क्लास इंटरवल, ये एक एग्जांपल है। और दूसरा एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्सक्लूसिव के लिए। एक्सक्लूसिव के लिए यहाँ पे लेता हूँ, तो 5 to 10 लेता हूँ, 10 to 15 लेता हूँ और 15 to 20 लेता हूँ। देखो दोनों, अब इसे इंक्लूसिव कहते हैं, इसे एक्सक्लूसिव, यानी कि ये फर्स्ट वाला इंक्लूसिव है, सेकंड वाला एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है मेथड्स ऑफ, दोनों भी क्लासिफिकेशन के मेथड्स है, बट डिफरेंस कहाँ पे है? इंक्लूसिव मेथड में जो है डिसकंटिन्यूटी आपको दिखाई देगा, है ना। यू कैन ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कंटिन्यूस नहीं है ये, है ना। जैसे कि अगर 5 to 9, 5 to 9, अगर 9 और 10 के बीच में कोई वैल्यू आता है जैसे कि 9.5, तो आप नो वे देयर इज अ वे टू पुट दैट वैल्यू, राइट। तो इसमें डिसकंटिन्यूस गैप्स है। इसे इंक्लूसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 to 9 या फिर 10 to 14 जो भी लिमिट्स है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अगर 5 to 9 कुछ भी वैल्यू आता है तो यहाँ पे रखोगे, 15 to 19 कुछ भी वैल्यू आता है तो दोनों यूनिट्स इक्वल या फिर उनके बिटवीन वैल्यू आते हैं तो आप उसमें प्लेस कर सकते हैं इंक्लूसिव। ठीक है, और इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन का जो है आगे ज्यादा यूज नहीं है, बिकॉज टू एनालाइज फर्दर हमको उसे कंटिन्यूस करना ही पड़ता है। तो ये जो इसका जो कंटिन्यूस फॉर्म है जिसे हम एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? कंटिन्यूटी दिखाई देती है 5 to 10, फिर ये 10 से 20 या 10 से 15, 15 to 20, तो यहाँ पे एक तरह से कंटिन्यूटी आपको दिखाई देता है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस था इंक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में कंटिन्यूटी दिखाई देती है, कोई भी वैल्यू मिस नहीं होता है। ठीक है, अब इसे एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं? अभी यहाँ पे अपर लिमिट दो जगह पे, जैसे 10 दो जगह पे रिपीट हो रहा है, 15 दो जगह पे रिपीट हो रहा है, तो अगर 10 आता है तो कहाँ पे लिखेंगे? तो ऑब्वियस, तो हम उसे 10 को 5 to 10 में लिखते हुए नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए हम एक्सक्लूसिव कहेंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? if observation equal to upper limit occurs, then it is placed in the next value, next class interval than the first one. तो इसे हम एक्सक्लूड, यानी कि उसके पहला जो क्लास है उसको एक्सक्लूड करके नेक्स्ट क्लास में उसको पुट अप कर रहे हैं, इसलिए हम इसे एक्सक्लूसिव मेथड कहेंगे। और किसी भी कोई भी एनालिसिस में आपको एक्सक्लूसिव या फिर कंटिन्यूअस ही क्लास इंटरवल चाहिए, अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपको इसे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन 3 में दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 4-4 मार्क्स के, तो आपको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव को डेफिनेशन के साथ साथ आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ऐसा मान के चलो कि इंक्लूसिव को डिफाइन करने के लिए 1 मार्क, एग्जाम्पल के लिए 1 मार्क, एक्सक्लूसिव को डिफाइन करने के लिए 1 और उसके एग्जाम्पल के लिए 1, ऐसे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। राइट अ नोट ऑन बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट यानी कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical representation of 5 summary values, 5 summary वैल्यू का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बॉक्स प्लॉट कहलाता है। उसमें 5 वैल्यू क्या है? सबसे पहले मिनिमम वैल्यू, फिर फर्स्ट क्वार्टाइल, फिर सेकंड क्वार्टाइल यानी कि मीडियन, फिर थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप किस तरह से ग्राफ का ड्रॉ कर सकते हो? आप वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो और अलोंग द एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप along the y एक्सिस भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे कि ये मिनिमम वैल्यू है, आप एक बॉक्स बनाते हो, ये बॉक्स में आप जहाँ पे बॉक्स का जो पहला हिस्सा है वो Q1 है, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट है इसे हम Q3 कहते हैं, और Q2 जहाँ पे रहेगा, मान लो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे
ये डिवाइड होता है। बॉक्स कहाँ पे डिवाइड होगा? मिडिल। Q2 यानी कि क्या होता है? मिडिल। और मिनिमम वैल्यू को आप यहाँ पे जोड़ देते हो, मिनिमम, और मान लो कि यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से जो लुक मिलता है बॉक्स का, इसे हम बॉक्स प्लॉट कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? डिफाइन अरिथमेटिक मीन, स्टेट इट्स मेरिट। अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं बाय पुटिंग अ बार ओवर द वेरिएबल। ठीक है, so it is defined as summation xi fi upon n for group frequency distribution, and it is defined as summation xi upon small n for ungrouped data. इसके मेरिट्स क्या है? It is the best measure of dispersion. It is the most widely used measure of dispersion. It is easy to understand. It is based on all observations. तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में 5 मेजर्स है, उसमें सबसे बेस्ट अगर कोई है तो वो अरिथमेटिक मीन। तो क्वेश्चन 3 भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इसमें कैसा मार्क्स का कंपोजिशन है वो देख लेते हैं। अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। डिफाइन द फॉलोइंग। तो थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर लेसन है। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स बहुत ही सिंपल यूनिट है। उसमें आपको थ्योरी पढ़ना है। डेफिनेशन है डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन। डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन यानी कि जिसमें 2 ही वे में क्लासिफिकेशन हो सकता है, यस, नो, पास, फेल। ओके, तो डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन, डाइ का मतलब 2। तो द क्लासिफिकेशन इन विच ओनली 2 पॉसिबल आंसर, जैसे कि मेल, फीमेल, बराबर है, पास, फेल, यस, नो। तो इसे डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ द क्लास, तो नंबर ऑफ जितने एट्रीब्यूट्स रहेंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द क्लास, इसके ऑर्डर। अभी ए बी का ऑर्डर कितना होगा? 2 हो गया। अब एक में कितना होगा? 1 हो गया। ठीक है, पॉजिटिव क्लास। पॉजिटिव क्लास किसे कहेंगे? जैसे ए बी, जैसे ए और अल्फा में से, इसे हम पॉजिटिव वेरिएबल कहते हैं, इसे हम निगेटिव वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब ए बी ये पॉजिटिव हो गया, ए बी। ठीक है, वही अल्फा और बीटा ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव क्लास यानी कि इनके ग्रुप क्लास इसको कहते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ना, द क्लास फ्रीक्वेंसी हैविंग मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स है ना, इसे हम क्या कहेंगे? अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मान लो कि ए है, बी है और ए बी है, तो इसमें हाईएस्ट कितने एट्रीब्यूट कहाँ पे? ए बी इज द अल्टीमेट क्लास। ठीक है, राइट अ नोट ऑन कर्टोसिस। अगर आपको फिर से सुनना है तो आप रिवाइंड कीजिए, बैक चाहिए और फिर से सुन सकते हैं। तो स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस इज द, स्क्यूनेस को कैसे डिफाइन करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज द सॉरी कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होता है? इट डील्स विद द हाइट ऑफ द डेटा। डील्स विद द हाइट ऑफ डेटा। एक और ऑप्शन है, इट डील्स विद द फ्लैटनेस ऑफ द डेटा। जनरली हम ऐसे देखते हैं, इसका कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो नॉर्मल हाइट होता है डेटा का, इससे हम मेसोपोटिक कर्व कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं कर्टोसिस के। एक नॉर्मल से जो ज्यादा हाइट होता है उसे, अब इसे मेसोपोटिक, इसे लेप्टोपोटिक कहते हैं। जो नॉर्मल से ज्यादा होता है लेप्टोपोटिक, और जो नॉर्मल से कम होता है इसे हम प्लैटिकुर्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लैटिकुर्टिक। ठीक है, तो जनरली ऐसा देखा गया है, मेसोपोटिक यानी कि एक स्टैंडर्ड हो गया, इसी के साथ कंपेयर करते हैं। नॉर्मल तो मेसोपोटिक कहते हैं। तो कर्टोसिस के 3 टाइप है। जनरली ऐसा देखा गया है कि हाइट और फ्लैटनेस, इसमें इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे होता है? इनवर्स रिलेशन।
ओके, हाइट अगर ज्यादा रहेगा तो फ्लैटनेस कम रहेगा। देखो ये हाइट सबसे ज्यादा है पर इसका फ्लैटनेस सबसे कम है, और ये जो है प्लैटिकोर्टिक इसे सबसे कम हाइट वाला है, बट उसका बेस कितना बड़ा है। देखो इसका फ्लैटनेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो तीनों डेटा सिमेट्रिक है, पर फिर भी वो हमको डिस्कशन के बारे में भी नॉलेज देता है कि वेरिएशन कितना रहेगा। अगर आप सबसे ज्यादा वेरिएशन अगर किसी डेटा में होगा तो प्लैटिकोर्टिक, दो सिमेट्रिक, ठीक है। तो कर्टोसिस टेल्स यू अबाउट द हाइट ऑफ द डेटा और फ्लैटनेस ऑफ द डेटा। कंप्यूट द यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। तो Q से डिनोट करते हैं हम यूज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, Q से डिनोट करते हैं। और इसको हम कैसे, इसको एक टेबल बनाना है। तो हमने पहले बनाया ए अल्फा बी बीटा, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे अल्फा बी, यहाँ पे ए बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए बी माइनस अल्फा बीटा, यहाँ पे माइनस रहेगा, और यहाँ पे ए बीटा इंटू अल्फा बी, और ये सेम पेयर लेना है, और यहाँ पे प्लस रहेगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी n इज इक्वल टू 20, n यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी 20। आपको ये टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा, और इसमें आपको करना पड़ेगा। ए का टोटल कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है। बी का टोटल कितना दिया हुआ है, यानी कि जो लास्ट टाइम हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से, ठीक है, वैसे इसका वैल्यूज आपको मिलाना है। ए बी कितना दिया हुआ है 8। तो ये टेबल कंप्लीट करके ये वैल्यूज इसमें रख दोगे। अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर ये 0 आता है तो क्या होगा, नो एसोसिएशन। अगर ये पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड, नेगेटिव आता है तो नेगेटिवली एसोसिएटेड, ठीक। अभी आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। The following data is related with the two workers doing same job in company. Mean time, यानी कि ये आपको दिया है x1 बार, ये दिया है x2 बार, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सिग्मा 1, और ये दिया है सिग्मा 2, ठीक है। विच वर्कर इज कंसिस्टेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो इसमें अभी इसका सीवी निकालो, सीवी ऑफ वर्कर ए। सीवी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 अपॉन x1 बार इंटू 100, ठीक है। और CV 2 कैसे मिलेगा या फिर B कैसे मिलेगा, इट इज सिग्मा 2 अपॉन x2 बार। यहाँ पे मॉड होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू रहा तो आपको उसे साइन इग्नोर करना है। तो इसमें कैलकुलेशन करो, तो ये आएगा 8 अपॉन 40, 8 अपॉन 40 इंटू 100। यहाँ पे क्या आएगा, इसे 6 अपॉन 42 इंटू 100। ये परसेंटेज में होता है, तो ये परसेंटेज फाइंड आउट करो। तो ये 20% आएगा, और ये निकल के आ रहा है 6, ये 14.28%। तो थंब रूल क्या कहता है, यानी कि क्या रूल लगाएंगे, जिसका सीवी कम होगा, सो दिस सीवी इज लेस देन CV ऑफ A इज लेस देन CV ऑफ B इज लेस देन CV ऑफ B। तो कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी कब चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए वेरिएशन कम आना चाहिए। तो CV जिसका कम रहेगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट, तो B इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो वर्कर बी जो है वो ए से ज्यादा कंसिस्टेंट है, वर्कर बी इज मोर कंसिस्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, सो यू विल गेट 5 मार्क्स इफ यू एक्सप्लेन दिस। तो डिफाइन स्क्यूनेस एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस विद द हेल्प ऑफ अ स्केच। सो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसको हम, स्क्यूनेस क्या होता है, व्हाट इज द स्क्यूनेस। तो हमेशा ध्यान रखना, स्क्यूनेस क्या होता है, लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री होता है। सिमेट्री यानी कि क्या होता है, सिमेट्री का मतलब क्या होता है,
कि दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, और मीन, मीडियन और मोड सारे इक्वल वैल्यूज है, ठीक है। वैसे ही हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था क्वेश्चन Q1, Q2, Q3, तो ये भी क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सारे वैल्यूज सेटिस्फाई होती है, मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं, Q1 Q2 माइनस Q1 Q3 माइनस Q2 सब इक्वल होते हैं, और दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि 100 ऑब्जर्वेशन है तो 50% इधर 50% उधर, ठीक है। तो ऐसा अगर नहीं होता है, किसी एक जगह पे अगर ज्यादा ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं तो हम उसे स्क्यूड ऑब्जर्वेशन, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में या फिर लोअर पार्ट में ज्यादा ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, ये एक एग्जांपल है, इसे पॉजिटिवली। तो अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो किसी एक जगह पे, किसी एक साइड में ज्यादा ऑब्जर्वेशन, अगर लोअर पार्ट में ज्यादा ऑब्जर्वेशन है तो पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाता है, और हायर क्लास इंटरवल्स में ज्यादा ऑब्जर्वेशन आ गए तो उसे नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो इसे नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, तो डिफरेंस समझ लेते हैं। तो ये मोड की वैल्यू होती है, मीडियन हमेशा बीच में होता है, और ये मीन की वैल्यू होती है, ये कहता है मीन। और यहाँ पे मीन सबसे पहले आएगा, फिर मीडियन आएगा, और इसके बाद मोड आएगा। तो एक तरह से पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए, मीन इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, उसके बाद मीडियन आएगा, फिर मोड सबसे छोटा है। वही नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट, इसमें मोड इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, देन मीडियन, एंड देन लीस्ट वैल्यू इज द मीन, ठीक है। और इसके जो Q3 Q2, तो यहाँ पे Q3 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1। वही यहाँ पे क्या होता है, Q3 माइनस Q2 इज लेस देन Q2 माइनस Q1, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि स्क्यूनेस इज लैक ऑफ सिमेट्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, एंड देयर पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। तो इस तरह से हमने DS1 का, FI बेसिक कंप्यूटर साइंस का DS1 का पेपर हमने सॉल्व पेपर हमने ये किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करके बताइए, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है वो भी बताइए, और ये वीडियो को एंड तक देखोगे तो ये आपको फायदा मिलेगा। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन, शॉर्ट आंसर ही नहीं बताया, बट इसमें मैंने कितने मार्क्स मिलेंगे या फिर उसकी थियरी के बारे में भी बताया। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट मुझे लगता है बच्चों के लिए, आपको जरूर इसका फायदा होगा। सो अगर ये आपको अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो आई स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गुड बाय।